कस्बे में 15 साल की लड़की पिंकी रहती है। पिंकी की आंखें एक कार एक्सीडेंट में कई साल पहले ही जा चुकी हैं। पिंकी के माता पिता की मृत्यु हो गई है। सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम पर है। पिंकी की देखभाल के लिए उसके दूर के चाचा चाची विश्वास और रेशमा अपनी 12 साल की बेटी अवनी के साथ पिंकी के घर रहने आ जाते हैं। पिंकी आंखों पर काला चश्मा लगाकर घर में कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। तभी बाहर से चाची आवाज लगाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी मुन्नी, तू अकेले क्यों परेशान हो रही है? अब आ गई है ना तेरी चाची शहर से, तेरा पूरा ध्यान रखेगी। चाची, इस समय आकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, एहसान कैसा है, तू मेरी बेटी जैसी है और मैं इस समय तेरा साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी? भगवान ने मेरी माँ को छीना है, लेकिन मुझे माँ बाप और एक छोटी बहन भी दे दिए हैं। धन्यवाद भगवान जी। पिंकी के रिश्तेदार उसके घर ही रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी के चाचा उसकी बाहर की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने लगते हैं, तो वहीं उसकी चाची घर के धन पर कब्जा करने लगती हैं। पिंकी सुबह के समय आंगन में बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है, लेकिन आज उसकी चाय नहीं आई। वो चाची को आवाज लगाती है। चाची जी, आज मेरी चाय नहीं आई है, मुझे भूख लग रही है। हाँ, नहीं आई है तो क्या हो गया? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? तूने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने सिर्फ आपसे चाय मांगी है और आप कुछ भी क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई है, जो मैंने तुझ अंधी की जिम्मेदारी ली थी। तेरे चक्कर में मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। चाची जी, मुझसे जितना भी बनेगा मैं अपना काम खुद कर लिया करूँगी। बस फिर क्या था, पिंकी गिरते पड़ते काम करने लगी और रोज अपनी माँ को याद कर कर के रोने लगी। चाची ने पिंकी पर अत्याचार बढ़ा दिए और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिंकी अपने कमरे में होती है और बाहर से उसके चाचा हाथ में कुछ पेपर्स लेकर आते हैं। पिंकी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। बिटिया, अगर तू मना ना करे तो मुझे तुमसे एक काम है। चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेझिझक बोलिए ना, क्या बात है? ये कुछ जरूरी कागज हैं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं बिटिया। तुम स्याही से अंगूठा लगा दो। ये कैसे पेपर्स हैं? तुम इतना मत सोचो, ऐसे ही बिजली के बिल के कागज हैं। इसे भरने के लिए तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। बिटिया, अब देर मत करो और जल्दी से इस पर अंगूठा लगा दो। ऐसा क्या है जो चाचा मुझसे छिपा रहे हैं और कागज पर अंगूठा लगवाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई नहीं, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। ठीक है चाचा जी, लाइए मैं अंगूठा लगा देती हूँ। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से अंगूठा लगा दो। चाचा पिंकी का हाथ पकड़कर सही जगह अंगूठा लगवा देते हैं। चाची भी बहुत खुश होती हैं और घर में सबके लिए खीर बनाती हैं। अरे भाग्यवान, थोड़ी सी खीर पिंकी को भी दे दो। अरे हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा ख्याल है उसका, मरने दो उसको। हमने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसका ख्याल ना रखें। हाँ हाँ, अब फिक्र कर ली हो तो रहने दो और जल्दी इस अंधी से पीछा छुड़ाओ। चाचा चाची की ये बातें पिंकी सुन लेती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। चाची का अत्याचार उस पर दिन रात बढ़ता जा रहा है। अवनी भी उसे परेशान करती है और चिढ़ाती है। एक शाम को अवनी घर में खेल रही होती है। उसके बराबर में ही पिंकी बैठी होती है। तभी अवनी का पैर पिंकी की छड़ी से लग गया
और अवनी नीचे गिरकर रोने लगी। माँ, देखो ना, इस अंधी ने मारा है मुझे। ये सुनकर अवनी की माँ रेशमा आग बबूला हो जाती है। अरे खुद तो अंधी है ही, मेरी बेटी को भी करना चाहती है। मैं तो इसकी नीयत पहले से ही जानती थी। आवाज सुनकर विश्वास भी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? तुम ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं इसको एक पल भी अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती। चाची जी, अवनी मेरी छोटी बहन है, मैं इसको क्यों मारूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि तू कितना सच बोलती है। रेशमा बहुत गुस्से में होती है और उसने पिंकी को स्टोर रूम में रहने के लिए भेज दिया। पिंकी स्टोर रूम में बैठकर अपने माँ बाप को याद कर रही है और अपनी किस्मत पर रो रही है। तभी स्टोर रूम में एक अदृश्य आवाज आती है। पिंकी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हालात से गुजर रही हो, इसीलिए मैं आज तुमको कुछ दे रही हूँ। तुम अपने बराबर में रखे बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करो और उसे खोल कर देखो। पिंकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और बॉक्स उठाकर उसे खोल कर देखती है। घबराओ नहीं पिंकी, अपनी आँखों से चश्मा अलग हटाओ। पिंकी अपना काला चश्मा अलग हटाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि बॉक्स के खुलते ही पूरा स्टोर रूम रोशनी से चमक गया। और हैरान करने वाली बात ये थी कि पिंकी अपनी आंखों से ये जादू होते देख पा रही थी। उस बॉक्स में 2 सुंदर आंखें थी, जो बॉक्स से बाहर निकलकर पिंकी की आंखों पर जाकर चिपक गईं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये सपना नहीं, सच है। ये तुम्हारी माँ की जादुई आँखें हैं। वो ये तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। जब तुम अपनी आँखें छूकर जिसकी भी आँखें छूओगी, उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। इससे तुम जन कल्याण का काम करना। पिंकी चारों तरफ देखती है, आवाज गायब हो जाती है। प्रिय चाचा और चाची जी, आप अब जल्दी से सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाओ। पागल हो, ये घर हमारे नाम है और तुमने ही इस घर के कागजात पर अंगूठा लगाया है। पागल तो आप हो, जो आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं अंगूठा नहीं लगाती हूँ, बल्कि साइन करती हूँ। मैं फर्जी केस में तुमको अंदर करा सकती हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। ये सुनकर रेशमा और विश्वास हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। पिंकी ने अब एक NGO खोला है और वो अब अंधे लोगों को उनकी रोशनी वापस देकर सेवा कर रही है। श्याम कुंज नाम का एक मोहल्ला था, जहाँ जोया और सारा नाम की 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। जोया, 7 बज गए हैं, जल्दी उठ जा और घर में झाड़ू लगा। मैं नहीं उठूंगी माँ, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज सारा की झाड़ू लगाने की बारी है। सारा ने सारी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी उठ जाओ, वरना झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी। जोया का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जबकि सारा को किताबें बहुत पसंद थी। इसीलिए जोया और सारा की माँ सारा को ज्यादा प्यार करती थी और उससे कोई काम भी नहीं कराती थी। ले आना बिटिया, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, गरीब की दुआ मिलेगी बेटा। सारा, मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर जोया ही दूध गर्म होता छोड़कर बूढ़ी औरत को आटा देने गई। बूढ़ी औरत घर से काफी दूर जा चुकी थी। जोया आटा लेकर दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के पास गई। माफ करना अम्मा, आज कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे इतनी दूर तक भीख देने नहीं आता।
जोया जब वापस घर लौटी तब तक सारा दूध भगोने से बाहर निकल चुका था और भगोना जल चुका था। जोया की माँ बाथरूम से नहा कर निकली तो उसने देखा कि सारा दूध धरती पर फैला हुआ है। जोया, तुझे पता नहीं क्या कि हमारे घर की हालत इतनी खराब है और तू ऐसे दूध बर्बाद कर रही है? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी, सारा यही बैठी थी, ये भी तो दूध देख सकती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी ना। जोया, दूध खराब करने के लिए तुझे सजा मिलेगी। 2 दिन तू घर का सारा काम करेगी, लेकिन तुझे खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा। जोया को 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। सारा जोया को देख देख कर मुस्कुराती और उसे चिढ़ाती। 2 दिन बीतने के बाद रात में जब सारा चारपाई पर सो रही थी तो जोया ने गुस्से में उसकी चोटी में आग लगा दी। सारा के सारे बाल जल गए और वो परकटी बन गई। माँ, देखो तो जोया ने मेरे बालों का क्या हाल किया है। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने जोया को गांव में जोया की नानी के घर पर भेजने का फैसला कर लिया। तुझे यहाँ रहकर पढ़ाने में मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। तू गांव जा और वहीं पर रहना। जोया की परवरिश गांव में हुई। उसे शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल पाई। सारा शहर में रहकर पढ़ती रही और टीचर बन गई। जोया के नाना नानी उसे प्यार करते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जोया के मामा मामी ने जोया को घर से निकाल दिया। हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे, अब तुम अपने घर जाओ। जोया जब अपने घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और सारा ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। जोया, तू यहाँ क्या करने आई है? अब तेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मामा मामी ने मुझे गांव से भगा दिया। मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मुझे भी शादी करनी है। माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी यहाँ जगह नहीं है। कुछ दिन बाद मेरे भी बच्चे हो जाएंगे। हमारा परिवार ही इस छोटे से घर में मुश्किल से रह पाएगा। इसीलिए तू अपना ठिकाना खुद ही खोज। जोया बेचारी दर दर भटकने लगी। बहुत से रिश्तेदारों से उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा दिनों तक अपने घर नहीं रख पाया। एक दिन जब जोया रेलवे लाइन के किनारे बैठकर रो रही थी, तो उसे नदी पार से वही बूढ़ी औरत आती दिखाई दी, जिसे वो कभी आटा दिया करती थी। अम्मा, आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ बेटी, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है। तुम रो क्यों रही हो? जोया ने अपनी सारी परेशानी बूढ़ी औरत को बताई। मेरे साथ आओ। बूढ़ी औरत जोया को एक कटहल के पेड़ तक लेकर गई और उसने पेड़ से एक कटहल तोड़कर जोया को दिया। ये साधारण कटहल नहीं है। इस कटहल को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। तुम कटहल को जो भी रूप दोगी, 24 घंटे बाद कटहल अपने असली रूप में आ जाएगा। हे जादुई कटहल, तू एक छोटा सा घर बन जा। पलक झपकते ही कटहल एक सुंदर घर में बदल गया। जोया के पास अब रहने के लिए घर था। खाने के लिए वो सब्जी और फल जंगल से तोड़ लाती थी। 24 घंटे बाद जब कटहल मकान से अपने असली रूप में आ जाता तो जोया उसे दोबारा आदेश दे देती। पूरे मोहल्ले में सोने के महल की चर्चा होने लगी। बात सारा के कानों तक पहुंची। सारा को पता लगा कि जोया के पास एक जादुई कटहल है जिसे कोई भी रूप दिया जा सकता है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे घर में रहती हूँ और जोया अनपढ़ गंवार होने के बाद भी महल में रह रही है। सारा अपने जन्मदिन की दावत देने जोया के पास गई। जोया, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया था।
मैं माफी चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम भी जरूर आना। जोया जादुई कटहल के साथ सारा के घर पहुंची। केक कटने और पार्टी खत्म होने के बाद जोया सारा के घर पर ही सो गई। जादुई कटहल उसके बराबर में रखा था। सारा ने अपने पति से कहा, अब चुपचाप ये कटहल उठा लो और इसे खा लो। सारा का पति कटहल के टुकड़े करके उसे खा गया। जब सुबह जोया सोकर उठी तो उसे अपना कटहल कहीं नहीं दिख रहा था। सारा, मेरे बराबर में जादुई कटहल रखा हुआ था, क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर सारा नहाने चली गई। जादुई कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाओ। जोया ने ऐसा इसलिए कहा कि जब कटहल बड़ा गुब्बारा बन जाएगा तो वो जहाँ भी होगा उसे दिख जाएगा। अचानक सारा के पति का पेट फूलने लगा क्योंकि कटहल उसके पेट में था। सारा जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? कोई मेरे पति को बचाओ। क्या तुमने मेरा कटहल खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कटहल खाया था। मुझे माफ कर दो वरना मेरा पेट फट जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले वादा करो कि भविष्य में तुम दोनों मेरा कटहल कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं, तुम्हारे कटहल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हे जादुई कटहल, अपने असली रूप में आ जा। सारा, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जोया दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास गई और बूढ़ी अम्मा ने उसे एक और जादुई कटहल दे दिया। उसके बाद जोया अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी।